So hello everyone and welcome to new session with SOS Technology। आज हम कंप्लीटली आरसीसी के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला, जैसे कि एक लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आरसीसी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें हमारी रहने वाली है। ओवरऑल मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी फर्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कंप्लीटली आरसीसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में या बेसिक इंट्रो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है इस वीडियो में। ओके, और शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंटेंट एकदम ज़बरदस्त रहेगा। आपको मैं बताया था किस तरीके से पढ़ाऊंगा, बाय नोट्स पढ़ाऊंगा, चीज़ों को अच्छे वे में क्लियर करते हुए चलूंगा। और हर टॉपिक्स, हर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, और कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी। और कंटेंट जो रहने वाला है, अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इस लेक्चर्स में ही आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि आगे चल के हम किस प्रकार से स्टडी कंटिन्यू करने वाले। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या है, कोर्स कंटेंट में आ जाते हैं और आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि क्या चीज़ चलने वाली। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसको पढ़ेंगे। रेनफोर्समेंट मटेरियल, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, properties of mild steel, HYSD steel, and what is a TMT steel bars. We will discuss about in this video all about the concept of RCC, and also we will discuss about the reinforcing material, why we are using in this time steel as a reinforcing material in RCC। तो टोटली मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिस्ट्री है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी के बारे में समझते हैं। ओके, तो बाकी जो हम आपको सबसे पहले तो क्या है, हम सारी चीज़ों को आपको दिखाते हुए चलेंगे कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज पर योर सिलेबस V2P सिलेबस है। और मैं आपको इतना शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी ना, वो B2P क्या, उससे आप SSC जेई, RRB जेई, किसी भी जेई के एग्जाम भी दे सकते हो। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, जो आपको नॉलेज, जो आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, IH पर IS कोड रहेंगे, और सारी बातें कोड में वही मेंशन रहेगी, और डाटा भी कोड से मिलता हुआ रहेगा। तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी समझते हैं यही। ओके, कलर वगैरह बदल लेते हैं। कलर ठीक है, नीला ही है, पेन नीला ही रहता है। तो आरसीसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए आरसीसी थोड़ा भी क्या, मैं शुरुआत में ही बता दूं, लिखूंगा कम थोड़ा, लेकिन बोलूंगा ज़्यादा, क्योंकि आपको सुनने पे ध्यान देना है। लिखी हुई बातें सारी नोट्स में है मेरे, आप वर्डों का कि जितना बोलूंगा उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा भी क्या है, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, वो प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अभी माउस में चला रहा हूँ। तो जस्ट आप समझिए आरसीसी क्या है। ओके, आपने अभी तक क्या है, इसमें देखिए दो वर्ड्स छुपे हैं, एक है रेनफोर्स्ड, एक है सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड का मतलब स्टूडेंट समझते हैं स्टील रॉड, अभी तक स्टूडेंट समझते हैं स्टील रॉड्स, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। रेनफोर्स्ड का मतलब, रेनफोर्सिंग मटेरियल का मतलब स्टील नहीं होता है। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, अभी मैं आपकी आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो इस चीज को आपको समझा दूंगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बस इतना ही रहता है कि रेनफोर्समेंट मतलब स्टील, रेनफोर्समेंट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। सिंपल सी बात है कि ये वर्ड जो कंक्रीट है, ये आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, और कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में आप जानते भी होंगे। बट मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। सबसे पहले हम आपको कंक्रीट बता देते हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट एक जानते हो मिश्रण है, एक मिक्स मटेरियल है। जो क्या है, कंक्रीट क्या है, एक मिश्रण है। अभी नोट्स वगैरह में सारी चीज मेंशन है। तो कंक्रीट एक क्या है, मिक्स मटेरियल है, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली क्या है डियर, जो हमारा वो सीमेंट प्लस सैंड, सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट। देखिए मैं इजीली अभी अभी क्या है, अभी तो आपको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ। सीमेंट सैंड एग्रीगेट को जब क्या है, ये तीनों चीज, अभी ये डायरेक्टली ये भी बता सकता हूँ कि सीमेंट को या किसी बाइंडिंग मटेरियल को जब क्या है, हम एग्रीगेट के साथ, एग्रीगेट कोर्स होते हैं और फाइन होते हैं, तो इसको इस टर्म में भी आप बता सकते हो। ये सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया, ये एग्रीगेट हो गया। ये आप कह सकते हो जब हम सीमेंट को और एग्रीगेट को किसके साथ, किसके साथ सर, किसके साथ सर, वाटर के साथ, बोले तो वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं, उससे बनने वाला जो मटेरियल होगा, उससे डियर जो बनने वाला जो मटेरियल होगा, इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, उससे बनने वाला जो मटेरियल होगा, वो सर क्या होगा, वो सर क्या होगा,
वो हमारा हो जाएगा कंक्रीट। तो कंक्रीट एक मिश्रण है, कंक्रीट इज अ मिक्स मटेरियल विच इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, और यू कैन से दैट बाइंडिंग मटेरियल एंड सैंड प्लस एग्रीगेट मिक्स विथ वाटर। तो कंक्रीट क्या है, एक मिश्रित पदार्थ है, मिश्रण है, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट को पानी के साथ मिक्स करने पे बनता है। अब तो मैंने आपको जनरली ऐसे बोल दिया, प्रॉपर डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट चाहता है सर कि मैं प्रॉपर डिफिनीशन लिखूं। ओके, तो प्रॉपर डिफिनीशन लिखना है तो मैंने बताया ना कि मैं बोलूंगा और आपको लिखना है, आप और लिखने के लिए नोट्स से आप आ लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए नोट्स में बहुत बेहतरीन सारी चीजें लिखी है, यहाँ लिखा है, सारी चीज मेंशन है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। कंक्रीट क्या है, यह एक मिक्सचर है, यह एक मिश्रण है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है, जिससे फ्रेश कंडीशन या हार्ड कंडीशन में डिजायरेबल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी प्राप्त हो सके। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज किया जाता है तो उसे हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। जब हम लाइम का यूज करते हैं तो हम लाइम कंक्रीट कहते हैं। ये एडिशनल जानकारी रहेगी, हमेशा जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने को जरूर मिलेगा। तो कंक्रीट क्या है यहाँ से हम लिख सकते हो, बाकी उसके पहले सीमेंट क्या है, क्योंकि सीमेंट जानना चाहिए। तो इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, इट बाइंड्स द एग्रीगेट। ये बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल है जो क्या है, बांध के रखता है किसको, एग्रीगेट को। ओके, तो सीमेंट के साथ। और एग्रीगेट क्या हो सकता है, आगे भी दिखाऊंगा एग्रीगेट क्या होता है। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दो होते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर डिफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ लिखा गया फ्रेश कंडीशन तथा हार्ड कंडीशन। जाहिर सी बात है, कंक्रीट जो होती है जब एक सूखी अवस्था होती है, एक एक क्या है, एक गीली अवस्था होती है, एक हार्ड अवस्था होती है। तो देखिए फ्रेश कंडीशन क्या होती है, जब कंक्रीट को पानी वगैरह मिलाते हो ना, तो उस समय उसको किसी भी शेप में इजिली आप ढाल सकते हो। तो क्या है, वो एक फ्रेश कंडीशन होती है, अभी वो सेट नहीं हुई है, अभी वो क्या है, हार्ड नहीं हुई, बट और क्या है, और क्या है, जब पहले कंक्रीट क्या होती है, कुछ जानना पड़ेगा, यदि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कंक्रीट सबसे पहले क्या होती है, सेट होती है, उसके बाद क्या है, हार्ड होती है। तो सेटिंग और हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है। तो फ्रेश कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन मतलब जब आप पानी डालते हैं, एग्रीगेट सैंड और उसके क्या, कोर्स एग्रीगेट और हमारा क्या है, सैंड और कोर्स एग्रीगेट और क्या है, फाइन एग्रीगेट के साथ जब हम सीमेंट को मिलाते हैं पानी के साथ, तो जो मिश्रण बनता है तो फ्रेश कंडीशन होती है। उसके बाद हार्ड कंडीशन में हम क्या, डिजायरेबल डिजायरेबल प्रॉपर्टीज प्राप्त हो सके, तो वही हमारा क्या, कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट आप जानते होगे, तो ज्यादा मैं इस पे अपना ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे मालूम है, बस लिखा है इसको आप समझ लीजिए। बाकी कंक्रीट क्या होता है इतना आप समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंक्रीट एकदम इजी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंक्रीट तो जान गए, तो सिलेबस को मैं दिखा के चलूंगा। कंक्रीट समझ गए, अब क्या है रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब आपको समझा देता हूँ। कंक्रीट आप समझ गए, ओके। तो रेनफोर्स क्या होता है सर, रेनफोर्स को समझिएगा स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अभी सोच रहे होंगे कि स्टील आर्ट्स होता है, तो स्टील आर्ट्स केवल स्टील आर्ट्स नहीं होता। रेनफोर्स का मतलब आपको बता दूं कि ये, इसका मतलब होता है एडिशनल स्ट्रेंथ देना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में स्ट्रेंथ बाहर से देना। वो क्या होता है, रेनफोर्स्ड होता है, रेनफोर्स होता है। ओके, जैसा कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, तो बाहर से उसको मतलब ताकत दे रहे हैं। मान लीजिए कंक्रीट है, कंक्रीट है, मान लीजिए क्या है सर हमारा, ये जो कंक्रीट है, इस कंक्रीट में आप क्या है, स्टील रॉड्स डाल रहे हैं, तो आप एडिशनल स्ट्रेंथ उसको दे रहे हैं नहीं। जाहिर सी बात है, एडिशनल स्ट्रेंथ दे रहे हैं बाहर से, तो वो जो जो चीज कर रहे हैं ना, आप किसी मटेरियल में कोई एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, तो वो रेनफोर्स्ड कहलाता है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे आरसीसी में हम स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं, स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए डियर क्या है, हम जनरली हमारे दिमाग में आता है रेनफोर्समेंट का मतलब स्टील रॉड्स। तो केवल स्टील रॉड्स नहीं होता है, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि एडिशनल बाहर से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और मजबूती देना। तो ये रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट होता है, मजबूती देना, एडिशनल स्ट्रेंथ देना, ये सारी चीजें होती है। और रेनफोर्समेंट का मतलब इसका क्या है, आर्मी में भी एक वर्ड से इसका यूज होता है रेनफोर्समेंट। जब क्या है, जब सेना की क्या है, सेना की क्या है, बाहर से मतलब आपको क्या है, सेना को आवश्यकता होती है, और आर्मी की, तो वहाँ ये वर्ड यूज हो जाता है जनरली। रेनफोर्समेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि टू प्रोवाइड द एडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नोन एज रेनफोर्समेंट एज, और रेनफोर्समेंट के रूप में हम जनरली स्टील आर्ट्स का यूज करते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये सोचता है। तो आज के बाद ये नहीं सुनना है रेनफोर्समेंट का मतलब सरिया, रेनफोर्समेंट मतलब सरिया या स्टील रॉड्स, ये नहीं होता। बाकी हाँ,
हम आरसीसी में स्टील रॉड्स का ही यूज करते हैं, इतना आप बस याद रखिएगा। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा ये दो वर्ड्स मैंने आपको बताया, रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्स क्या होता है और कंक्रीट क्या होता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाना मेरा उद्देश्य है। और तो सारी चीज आप समझते ही हैं। आप क्यों जरूरत पड़ी हमें कंक्रीट से रेनफोर्समेंट आरसीसी में आने की? क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्यों जरूरत पड़ी हमें आरसीसी में आने की? तो इसको थोड़ा समझिए। आपको मैं अब बताना चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार करिएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा, मैं आपको सब अच्छे वे में समझाऊंगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, एक आपकी यहाँ बन नहीं रहा है, थोड़ा माउस से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर, क्योंकि समझाना मेरा मूल उद्देश्य है। ये मान लीजिए आपकी एक बीम है। ओके, ओके सर, बन नहीं रहा है यहाँ। इसको मैं बना ही लेता हूँ। ओके, देखिए आपके सामने जो दिख रहा है यार, वो मान लीजिए आप बीम है। देखिए मानने में क्या जाता है, थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, आपको थोड़ा मैं रीजन बता दूं, सुन लीजिएगा 2 मिनट। मेरे पास क्या अभी माउस है, डिजिटल वो जो पेन होती है ना, अभी नहीं है। अभी ले लूंगा मैं, अभी थोड़ा व्यस्तता है, अभी होली का त्योहार वगैरह चल रहा है, तो अभी रूम में ही मैं बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो माउस से ही चला रहा हूँ। थोड़ा समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट्स। ये बीम है अपनी यार, ये बीम है, बाकी आप यार इंजीनियर हो तो समझते हो। ओके, आपको मेन समझना है। ये बीम है भाई, इस पे क्या है, लोड लग रहा है। ओके, इस पे लग रहा है सर लोड, यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आरसीसी का, आरसीसी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बाबू। अब क्या है, इस पे लोड लगा। सर लोड लगा तो होगा क्या? सर लोड लगा तो होगा क्या? सर लोड लगा तो होगा क्या? सर इसमें लोड लगा तो ये ऐसे बेंड करने लगा क्या सर? ये हमारी जो है, ये जो हमारी है, अभी हम समझा रहे हैं, ज्यादा कुछ आप ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग न लगाइएगा। जैसा बना रहे हैं बस जस्ट समझाने के पर्पज से है। ओके, ये दूसरी कंडीशन, पहले ये बिफोर, ये जो नीला वाला दिख रहा है, ये क्या है, बिफोर लोडिंग का था। लोडिंग जब यूडीएल लगाए, तो उसके बाद ये जो डिफॉर्म शेप बना है, ये वाला रेड वाला, ये हमारा कुछ नया शेप है। तो ऐसा शेप बन गया हमारा। स्टूडेंट आप समझिएगा, ऐसा शेप बन गया। अब आप देखेंगे जो ऊपर के फाइबर्स हैं, ऊपर के फाइबर्स हैं, उसमें क्या है, कंप्रेशन आ गया। ऊपर से के जो फाइबर्स हैं उसमें कंप्रेशन आ गया है। ये कैसे सर, ये कैसे सर? आप देखेंगे, जो मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, अब इनमें लोडिंग लगी तो एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ खसक के चला है, ये यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन ही तो बोलेंगे। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ओके, ये पॉइंट खसक के आगे चला गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। तो जब लोडिंग होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ जो कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स रहता है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली कंक्रीट, पहले समझ लीजिएगा, बेसिकली इसमें ऊपर वाले में कंक्रीट, इस बीम में कंप्रेशन आता है। क्या आता है सर, कंप्रेशन आता है। और सर नीचे क्या आता है, नीचे सर टेंशन आता है। ओके, इस बीम की कंडीशन बता रहा हूँ, सी और टी से समझिएगा, थोड़ा लिखना नहीं बन रहा है। अभी न्यूट्रल एक्सिस वगैरह क्या होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको समझ लीजिए। तो सर कंक्रीट इसमें क्या है, कंप्रेशन है सर, टेंशन है। अब सर होता क्या है, बेसिकली कंक्रीट, वी नो, हम जानते हैं कि कंक्रीट भाई क्या होती है, कंप्रेशन में अच्छी खासी मजबूत होती है। बट होता क्या है इस, अब कंक्रीट नीचे टेंशन आ रहा है, ऊपर कंप्रेशन आ रहा है। कंक्रीट है केवल ये अभी ये कंक्रीट की ही थी, ऊपर टेंशन, ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। कंक्रीट कंप्रेशन मजबूत होती है, कंप्रेशन झेल ले जाएगी। बट कंक्रीट टेंशन में मजबूत नहीं होती है। यहाँ ये फेल हो जा रही है, यहाँ ये बीम फेल हो जा रही है, क्योंकि टेंशन में मजबूत नहीं होती है। अब यहाँ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे आपके किनारों पे, आपके किनारों पे, आपके किनारों पे ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। यहाँ आपके किनारों पे क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो ये क्रैक्स आ जाएंगे और बीम आपकी हो जाएगी फेल, क्योंकि टेंशन आ रहा है। इस टेंशन को कोई ना कोई लेने वाला जरूर होना चाहिए। आपके जीवन में भी बहुत टेंशन है, तो उस टेंशन को यदि कोई बांट रहा है, साझा कर रहा है, तो समझ लीजिए वो आपका साथी है, फ्रेंड है, दोस्त है, कुछ भी हो सकता है। तो कंक्रीट के नीचे वाले पोर्शन में, ये जो बीम के नीचे पोर्शन टेंशन आ रहा है, अब बीम फेल हो रही है यहाँ। अब इसको कोई ऐसा साथी मिल नहीं रहा है जो टेंशन ले।
अब हमें दिखता क्या है, हमें ये दिखता है कि एक स्टील है जो कंक्रीट का बहुत अच्छा वाला दोस्त है, वो कॉलेज वाला दोस्त नहीं, वो अच्छा वाला दोस्त जो हमेशा आपके पीछे रहता है और आपको सपोर्ट करता रहता है, वो वाला दोस्त की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये टेंशन आ रहा है, टेंशन लेने के लिए अब हम जो जुगाड़ लगाते हैं, हम दिमाग लगाते हैं सर, हम दिमाग लगाते हैं सर। अब थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने बता दिया कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हर चीज़ का। नीचे क्या है सर, नीचे टेंशन आ रहा है, नीचे टेंशन आ रहा है, समझने का प्रयास करिए, नीचे टेंशन आ रहा है। ओके, अब क्या है, अब क्या है, जस्ट को मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। नीचे नीचे टेंशन आ रहा था। ओके, लोडिंग लगी है, लोडिंग लगा देते हैं, लगा ही देते हैं। ये तो समझ नहीं पाओगे। ये लोडिंग लगी है बाबू, ये लोडिंग लगी है बाबू। अब मान लीजिए नीचे टेंशन आ रहा था, अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और एज इंजीनियर ये नीचे नीचे एक 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 स्टील रॉड्स डाल दें। आप बताइए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो स्टील रॉड्स होती है वो अच्छी खासी टेंशन में मजबूत होती है एज वेल एज कंप्रेशन में भी मजबूत होती है। आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्या आने वाला जो कम टेंशन है वो ये संरचना झेल ले जाएगी कि नहीं, झेल ले जाएगी नहीं, बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार। कहोगे सर एकदम सही सर, ये जो स्टील रॉड्स डाल दिए आप, अब नीचे टेंशन आ रहा था, अब कुछ नहीं होगा सर, अब ये टेंशन स्टील रॉड्स ले लेगी, तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी का कॉन्सेप्ट निकल का आता है आपका आरसीसी का। इसीलिए हम भाई, ये कंक्रीट की पहले थी, अब इसमें स्टील यूज कर लिया, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है आरसीसी का, इसीलिए हम स्टील रॉड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि कंक्रीट की स्ट्रक्चर से हम कैसे शिफ्ट हुए आरसीसी की स्ट्रक्चर्स को बनाने में। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे वे में मैंने प्रयास किया कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो छूटने ना पाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी आपको समझ में आ गया कि सर लोडिंग लग रही थी, टेंशन और कंप्रेशन आ रहा था, नीचे तो टेंशन आ रहा था, ऊपर तो कंप्रेशन आ रहा था। कंप्रेशन को बहुत अच्छे से झेला गया लेकिन कंक्रीट को नहीं झेल पाई, हमारी स्ट्रक्चर फेल हो रही थी। तो हम दिमाग लगाए, यहाँ स्टील रॉड्स डाल दिए। जब स्टील रॉड्स डाल दिए सर, जब स्टील रॉड्स डाल दिए सर, तो हमारी संरचना, स्ट्रक्चर्स, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मजबूत हो गई। और कैसे टेंशन और कंप्रेशन आता है ये भी मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। अभी बताया ना कि कैसे ऊपर कंप्रेशन आ गई, कैसे टेंशन आ गया, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं बता दूं कैसे कंप्रेशन और टेंशन आ गया। बट इतना आप समझदार हैं, लेकिन थोड़ा वही ग्राफ बनाया था, समझ। भाई ये क्या था, भाई ये क्या था, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, ये टेन ये ग्राफ आप समझ लीजिए, अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे में बना देता हूँ। ओके, ये रहा आपका, ये रहा, इसे अजम्पशंस भी आपकी क्रिएट हुई, मान्यताएं जो आपके WSMR से, ये आपको समझने का प्रयास करिए। अब आप कहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट की टेंशन और कंप्रेशन कहाँ से सर कॉन्सेप्ट वो निकाल रहे थे। एक मॉलिक्यूल्स यहाँ था, वो यहाँ चला आया, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ था, एक यहाँ चला आया, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ था, वो यहाँ चला आया। मतलब ऊपर का मॉलिक्यूल्स यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे शिफ्ट होता गया। ये यहाँ था मतलब एक मॉलिक्यूल्स यहाँ था, वो यहाँ शिफ्ट हो गया। बिफोर बिफोर अनलोडिंग देखेंगे तो नीला वाला था हमारा डायग्राम, बट लोडिंग के बाद हमारा ये कंडीशन हो गया। कोई कोई पार्टिकल्स यहाँ था, वो यहाँ चला है, कोई पार्टिकल्स यहाँ था, वो यहाँ चला है। आप समझ रहे हो, ऊपर के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ रहा है भाई। एक पार्टिकल से यहाँ है, एक पार्टिकल से यहाँ, इन पे लोड लगा और एक यहाँ खिसक गया और एक यहाँ खिसक गया। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर टेंशन, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। उसी प्रकार से आप देख रहे हो ऊपर से क्या है, कंप्रेशन आ रहा है, ऊपर से क्या कंप्रेशन आ रहा है। वहीं आप देखोगे इस पॉइंट्स के बाद देखोगे, कोई एक पॉइंट यहाँ था, वो यहाँ चला गया, कोई एक पॉइंट यहाँ था, वो यहाँ चला गया, मतलब ये दूर जा रहा है। मतलब सर मतलब सर ये टेंशन आ रहा है, मतलब सर ये टेंशन आ रहा है। पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, वो यहाँ चला है। एक पॉइंट मॉलिक्यूल्स की बात करें, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ था, मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गया, मतलब सर ये एक लाइन है, एक लाइन है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स,
अंदर की ओर जा रहे हैं सर, और जिसके बाहर, जिसके नीचे मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर जा रहे हैं। मतलब सर उसमें नीचे ऊपर कंप्रेशन आ रहा है सर, बिल्कुल सर, क्योंकि देख रहे हो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, जबकि यहाँ देखेंगे तो सर यहाँ टेंशन आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो रही होंगी आराम से। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट था किसका? ये कॉन्सेप्ट था आरसीसी का, जो मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, बोले तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, अब डिफिनीशन भी लिखवा देते हैं आरसीसी की, बाय नोट्स पढ़ा दिया। आप डिफिनीशन लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे मैं दिखा तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या है, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ से आप क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हैं अपनी चीज़ों को। अभी मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई थी, यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा, आरसीसी के बारे में आप लिख लीजिएगा। तो एग्रीगेट देखिए, आपको नोट्स में ये सारी चीज़ जो मैं बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा। इतना तो आप समझदार ही हो, बाकी मैं आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये हमारे, तो यहाँ एग्रीगेट के बारे में लिख लेना। फाइन एग्रीगेट सर, जो हमारी साइज रहेगी वो लेस देन रहेगी 4.75, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, सैंड आ जाता है, सिल्ट आ जाता है, सैंड आ जाता है, सिल्ट आ जाता है, लिख लीजिएगा। कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर देन 4.75 mm, एज पर आई एस कोड ये लिखा है, लिख लीजिएगा, एडिशनल है। ओके, अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। जनरली आरसीसी में, आगे हम आरसीसी पढ़ने वाले हैं, तो एग्रीगेट की साइज जो रहेगी वो 20 mm रखी जाती है, लेकिन वर्केबिलिटी अच्छी होने के लिए हम एग्रीगेट को साइज को 40 mm उससे ज़्यादा रख सकते हैं, और ये सारी चीज़ इस तरह रहेगी, तो इतना लिख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा आरसीसी के बारे में बता देता हूँ। और हाँ, ये पानी, पानी के बारे में भी लिख सकते हो, वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि हमारा क्या है, पानी, जो वाटर है वो सीमेंट है, एग्रीगेट से हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। और परमिसिबल वैल्यू भी आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिक क्या, इनऑर्गेनिक, इतना एडिशनल है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। आपको लिखना क्या है, आपको यही मेन चीज़ लिखना है। मेन चीज़ आपको ये लिखना है, पीसीसी और आरसीसी, दो चीज़ें लिख लीजिएगा। और मैं समझाया हूँ पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है। कंक्रीट का एक ऐसा मिक्सर जिसमें बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट वाटर को ऐड मिक्सर को किसी भी प्रपोर्शन में मिलाया जाता है, एक निश्चित प्रपोर्शन में मिलाया जाता है, तो हमारा क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। ओके, जनरली हमारा प्लेन प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसी में जब स्टील रॉड्स डाल देते हैं तो हमारा आरसीसी हो जाता है। आरसीसी क्या है सर, आरसीसी के बारे में लिख लीजिएगा, इतना तो आप समझा दिए हैं, लिख लोगे। ये एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें हम रेनफोर्समेंट इम्बेडेड करते हैं। इम्बेडेड का मतलब उसके अंदर हम डालते हैं, यही सी बात है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये कंक्रीट का एक ब्लॉक था, जो मतलब क्या था, पीसीसी था। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पीसीसी, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दिस इज अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, दिस इज अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्टील रॉड्स, इसमें क्या है सर, स्टील रॉड्स जब डाल देंगे, तो इसमें जो स्टील रॉड्स डाल देंगे तो हमारा आरसीसी बन जाएगा। अभी तक क्या था, पीसीसी था। अरे ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हो, बाकी समझाने के समझा दिया है पूरा। मान लीजिए भारत में हम स्टील रॉड्स डाल दिए, तो ये क्या है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है, एक ऐसा मिक्सर कंक्रीट है जिसमें रेनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया, मैं थोड़ा, जस्ट वेट करिएगा। मैंने क्या बताया, पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, डिफिनीशन को दिखा दिया, आरसीसी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट मटेरियल, suitability of RC, suitability of steel as a reinforcing material। यहाँ से बीटीपी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, why we are use steel as a reinforcement, या why we use steel as a reinforcement, या ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज ए रेनफोर्समेंट क्या मतलब है, क्या इसके पीछे का राज है, कि भाई स्टील ही यूज करते हैं, तो इसको अच्छे में समझाते हैं। और आप समझे जितना होंगे, उससे एक्स्ट्रा हम आपको बताएंगे कि क्यों यूज करते हैं रेनफोर्समेंट मटेरियल में, आरसीसी में, स्टील को, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील, एचवाईएसडी बार एंड टीएमटी बार्स को भी समझने वाली हूँ, क्योंकि आज पर योर सिलेबस हम चलेंगे। ओके, देखिए, एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन से ही वो टॉपिक्स भी क्लियर होता है। नीला ले लेते हैं, नीला हमें पसंद है, नीला आपको भी पसंद हो जाए, नीला ही पसंद सबको। वाई स्टील इज यूज्ड इन अ रेनफोर्समेंट वर्क, या वाई स्टील इज यूज्ड एज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल, बस सिंपल है।
तो मैं यार सारे टॉपिक से डिस्कस कर लेता हूँ यार, क्योंकि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस। आप छाप के चले आना, 5 नंबर मिल जाएगा। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोले तो अल्फा जो होता है, आपने पढ़ा होगा उसमें प्रसार गुणांक। तो एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतनात्मक होता है। तो उन पे न जाइएगा, जस्ट आप थर्मल एक्सपेंशन पे समझिए कि क्या होता है कि किसी भी यूनिट लेंथ की कोई मान लीजिए रॉड है, उस पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना इंक्रीमेंट होता है, वही थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। तो इतना आप जानते हो। तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का जो स्टील का होता है सर, जो स्टील का होता है अल्फा जो एस होता है, अल्फा जो एस होता है सर, वो क्या है, अल्फा सी के लगभग बराबर होता है। द मेन रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर यूज स्टील एज अ reinforcement, दिस इज द मेन रीजन behind why we use as a reinforcement material to steel. The thermal expansion coefficient of steel is almost or nearly same to that of concrete. Thermal expansion coefficient of concrete. यहाँ से आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी कि क्या है ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मतलब कंक्रीट और स्टील का जो है, देखिए इसका लिखा भी हूं मैं कि 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस -6, और इसका क्या है 11.8। इसको 1.2 कर सकते हो, इसको 1.18 कर सकते हो, -5 कर देना। बट इतना आपको समझ में आ गया कि ये हमारा, ये जो ऊपर वाला है इतना जब जानते हो, ये हमारा किसका है सर, ये हमारा सर स्टील का है, ये हमारा सर स्टील का है। और सर ये क्या है, हमारा कंक्रीट का है। तो आप देख रहे हो कि उसमें ही प्रसार गुणांक इनका क्या है, नियरली ऑलमोस्ट सेम है। तो ये मेन रीजन है जो मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में बताता कि भैया स्टील आसानी से उपलब्ध हो जाती है, स्टील इकोनॉमिकल होती है, स्टील सस्ती होती है, स्टील आसानी से उपलब्ध हो जाती है, स्टील ये होती है वो होती है, दुनिया भर की चीज। तो मैंने टू द पॉइंट आपको वही बात बताई जो आपको बताना चाहिए था। ओके, चलिए इतना जान गए। जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर में वेरिएशन, या मतलब टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, तो बॉन्डिंग फेल नहीं होती, जाहिर सी बात है। एक अच्छा रिश्ता कौन होता है, एक अच्छा रिश्ता वही होता है जो साथ चले, जो साथ चले। अभी कॉन्सेप्ट एक निकल के आएगा, स्ट्रेन कंपेबिलिटी, उसको समझने का प्रयास करता हूँ। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जो सदैव साथ चले किसी भी कंडीशन। देखिए बहुत टेम्परेचर बढ़ भी जा रहा है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जा रही है, और बहुत अच्छी परिस्थिति भी आ रही है, तो दोनों में क्या है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए रिलेशन का। तो उसी प्रकार से कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग अच्छी होती है, इसी कारण दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। रीजन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनका सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम नहीं है। तो और ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, ये रिश्ता कहलाता है हमारा स्ट्रेन कंपेबिलिटी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है स्ट्रेन कंपेबिलिटी। टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण बॉन्डिंग फेल नहीं होती, क्योंकि इसका हमारा क्या है, क्योंकि हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम है, और सेम है तो ये जो रिश्ता कहलाता है ये स्ट्रेन कंपेबिलिटी कहलाता है। तो स्ट्रेन कंपेबिलिटी क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आप वेट करिएगा, यहाँ लिखा था इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं, नोट्स में लिखी गई बातें आपकी सोच से ज्यादा है, इतना आप सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं। द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड एडजॉइनिंग कंक्रीट इंश्योर स्ट्रेन कंपेबिलिटी। जो कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड होता है जिससे कि वो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो जो कहलाता है वो स्ट्रेन कंपेबिलिटी कहलाता है। इतना आप समझ लीजिए कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं, एक्सपेंशन होता है, ये रिश्ता जो है आपका स्ट्रेन कंपेबिलिटी कहलाता है। बस इतना जानिए, ज्यादा इसमें जानने की जरूरत आपको नहीं। दूसरा पॉइंट समझिए, स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आज टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, अतः यह कंप्रेशन मेंबर या टेंशन मेंबर के रूप में यूज हो सकता है। मतलब सेकंड क्या है, the compressive and tensile strength of of steel is nearly same, and it can be used as a compression or tension member. देखिए इंग्लिश में भी मैं बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर मी, बट आपको मेन मुद्दा क्या है भाई समझाना, ओके। और अच्छी लैंग्वेज में तो लिखा है। तो स्टील की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, अतः स्टील कंप्रेशन मेंबर टेंशन मेंबर के रूप में यूज। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टील अदर मटेरियल की कंपैरिजन में अधिक इलास्टिक होता है, जाहिर सी बात है, इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा होती है, इतना जानते हो। मोडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, ई के मान ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और आपको बता दूं दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया था ना अभी, स्टील कंप्रेशन में बराबर टेंशन में लगभग स्ट्रेंथ सेम होती है, बट बट सीयर में, सीयर समझते हो ना, सीयर काटना, कैची एक्शन जो होता है काटना,
सीयर में कमजोर होती है। आप इसीलिए स्टील को देखे होंगे कहीं कटते हुए, तो एक मशीन आती है जो स्टील को कट करती है। एक स्टील को कट करती है, और स्टील को कट करती है कौन सेक्शन से? बाई सीयरिंग एक्शन। तो स्टील सीयर में कमजोर होती है। ओके, सीयर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। टू द पॉइंट। फोर्थ क्या है? इसे रिसाइकल करके पुनः यूज किया जाता है। ये रिसाइकलेबल है। रिसाइकलेबल मतलब फिर से यूज कर सकते हो। फिर से मान लीजिए स्टील खराब हो गई या बहुत कम समय बाद यूज कर लिए गए, तो इसकी मैन्युफैक्चर, इसकी क्या कंपनी में रिसाइकलिंग कर ली जाती है, जबकि कंक्रीट का नहीं होता। इट इज़ लोकली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप। मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छठवां पॉइंट नोट कर लीजिए। यह क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल मटेरियल होता है, इसीलिए इसे हम कंक्रीट के साथ यूज करते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल क्या है? इकोनॉमिकल शब्द आप समझिए। मान लीजिए कोई पदार्थ लेते हैं, 100 रुपए में कोई चीज़ खरीदते हैं, वो थोड़ी कम अच्छी रहती है, थोड़ी कम अच्छी रहती है, समझिएगा मेरे शब्दों को। और एक सामान लेते हैं 120 रुपए में, वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप बताइए इकोनॉमिकल कौन हुआ? इकोनॉमिकल हुआ सर हमारा 120 वाला। थोड़ा कम पैसा दे करके खराब सामान लेने से अच्छा है थोड़ा पैसा ज्यादा दे दो, लेकिन उससे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लो, तो वो होता है इकोनॉमिकल। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए आप क्योंकि 10 रुपए किसी चीज को दिए हैं, उससे आपको कोई सामान मिला, उसी उसी चीज में आपने फिर 10 रुपया दिया, फिर आप किसी दूसरे दुकान से सामान लेने गए, वो सामान और अच्छा मिला, तो आपके लिए इकोनॉमिकल कौन? जो बेस्ट मिला, 10 रुपए में ही बेस्ट मिला, वो आपके लिए इकोनॉमिकल होगा। तो इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ ये भी है। ओके, पैसे से ही है कि कम पैसे में अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए, तो हमें हमेशा इकोनॉमी की इनो यहाँ सॉरी इकोनॉमी का ध्यान रखना है। ये अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। मान लीजिए कि आपको महंगे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मान लिया आप स्ट्रक्चर्स मजबूत बना रहे हैं, भाई पैसा ही लगा जा रहा है तो क्या मतलब है? इंजीनियर वो होता है जो चीजों को आसान करे, ना कि टफ करे। तो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाना भी हमारा उद्देश्य होता है। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर किया ना, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट मटेरियल। बट बोलो यार, क्लियर हुआ नहीं सर? बोलो क्लियर हुआ नहीं? बोलो सर क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। अब आगे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक शीशा लिया हूँ, उस शीशे में आपका सिलेबस दिखाता चल रहा हूँ कि देखो देखो देखो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हटके तो नहीं पढ़ा रहा, कोई अदर चीजें तो नहीं पढ़ा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो आई होप आप समझदार हो गए हैं। दिखा के चलूंगा मैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चलूंगा। क्योंकि और आरसीसी में बता दूं, वो चीज बताऊंगा ना, सुन लीजिए थोड़ा सा। शायद ही अभी यूट्यूब पे डिप्लोमा लेवल पे कंटेंट वो मिल पाएगा। मैं इतनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज अ रियलिटी। ये जो नोट्स बनी है ना, इसके पीछे मेहनत है बाबू, बहुत मेहनत है। तो समझने का प्रयास करिए। चलो पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, फिर उसके बाद HYSD स्टील एंड TMT बार्स। थोड़ा स्टील के बारे में सवाल लेते हैं कि अभी कौन कौन सी स्टील हमारे आरसीसी में यूज हो रही है। ओके, चलिए देखिए, देखते हैं। फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ स्टील आर अवेलेबल इन आरसीसी, या अवेलेबल इन मार्केट, कुछ भी कह सकते हो। इसको थोड़ा काट लीजिएगा बाबू, इतने समझदार हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। भाई यहाँ स्टील लिख लेना। क्या लिख लेना सर? स्टील लिख लेना। ग्रेड ऑफ स्टील लिख लेना। फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्टील आर अवेलेबल इन मार्केट। कौन कौन सी ग्रेड अवेलेबल है इसको जान लीजिए, जस्ट थोड़ा वेट करिए थोड़ा। हाँ, तो हमारी मार्केट में क्या है? एफ ई 250 है, 415 है, 500 है। एफ ई 250 को एम एस बोलते हैं, एम एस शॉर्ट फॉर्म है। एम एस शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं। ये 250 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पीछे नंबर एफ ई तो आयरन हो गया, 250 क्या है? ये इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईल्ड क्या होता है सब बताऊंगा, डोंट वरी, बिना बताए नहीं निकलूंगा, ठीक है। एफ ई 415, इसकी 415 ईल्ड स्ट्रेंथ। एफ ई 500, ये दोनों बार्स क्या होती है? HYSD, हाई ईल्ड स्टील, हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HYSD होती है। अभी आप इतना ही पढ़े होंगे। थोड़ा एडिशनल जानकारी आपको देता चाहता हूँ। रिसेंटली डेवलप्ड स्टील है। ओके, एफ ई 500 डी, जहाँ डी डक्टिलिटी है, डक्टाइल मटेरियल को शो करा। एफ ई 550, एफ ई 600। इतना तो आप समझ, इतना ही आप पढ़े होंगे कि 500 तक आती है। बाकी ये एडिशनल चीजें हैं कि डेवलप हो चुकी हैं आपके मार्केट में, ये सारी चीजें। ओके, तो ग्रेड तो मैंने बता दिया। थोड़ा मैं सिलेबस देख के चलूंगा।
प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील बताता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील, एच वाई टी स्टील, तीनों बार अभी हमको बताएंगे। एच वाई स्टील और टी एम टी बार क्या होता है इसको बताएंगे। तो चलिए चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। टॉपिक कहाँ गया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये था हमारा। तो ये आप देखिए चार्ट बना है, टेबल बनी है। ग्रेड ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेंथ एमपीए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और ये सारी चीज़। एफई 250 क्या है, उसको उसका यील्ड स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रेस वगैरह क्या होता है इतना पढ़ के आए ही हो तुम, बाकी नहीं जानते हो तो हम बताते रहेंगे। स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी लोड लगता है, लोड लगने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन कारण उसमें स्ट्रेन आती है। स्ट्रेन का विरोध करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है। वो जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है वही होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। और ये क्या होता है, वाला स्ट्रेस हो गया। और मैं आपको बताता चलूंगा, ऐसा नहीं है आप भूले हैं तो याद दिलाते भी चलूंगा। तो ये टेबल याद रखिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला ये आपको रटना जरूरी नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि एमएस का इतना अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, 550 का, 500 का। टेबल याद रखिएगा, टेबल बना लीजिएगा। अब जो आपके सिलेबस में दिए गया है, टाइप्स ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एच वाई टी स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ओके, तो ये होता है। तीनों के बारे में भाई बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको माइल्ड स्टील बता देते हैं, जो आपने बचपन में सो में पढ़ा है। तो थोड़ा ईल्ड उल्ड के बारे में बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, नहीं तो कहेंगे सर बताया नहीं, बस झूठे हल्ला उड़ा रहे थे। तो ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइल्ड स्टील, यू नो। एंड आई थिंक आपने इसको सो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ये स्ट्रेन, एक्स एक्सिस स्ट्रेन है, ये वाई एक्सिस है स्ट्रेस। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है। तो मैं कलर चेंज कर लेता क्या यार, बिल्कुल सर। आओ कलर चेंज करते हैं मिलके। होली तो आ ही गई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं अभी अभी रूम पे हूँ, और मेरे रूम पार्टनर सारे होली मनाने घर चले गए। और मैं भी घर जाऊंगा, मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये समझ लीजिए, ये क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। सारे पॉइंट्स को मैं डिफाइन करूंगा, बहुत अच्छे में डिफाइन करूंगा, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। पॉइंट जो ए था, ये हमारा क्या था सर, प्रोपोर्शनल लिमिट का। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, वो लिमिट होती है जहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। ओके, एंड बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इट इज अ पॉइंट अंडर विच बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टिक लिमिट होती है, वह लिमिट होती है कि बॉडी पे जब लोड लगाएंगे तो डिफॉर्म होगी, और अनलोडिंग कर देंगे तो अपने शेप को रिगेन कर लेगी। वो पॉइंट बी पॉइंट होता है इलास्टिक पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है, सी पॉइंट क्या होता है, अपर, यहाँ लिखा है यार, यहाँ लिखा है इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट, ज्यादा बोलूंगा नहीं। सी क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, वो भी लोअर। और सी डैश क्या है, सी डैश अपर यील्ड स्ट्रेस है। प्लास्टिक जोन है सी डी। सी डी क्या है, प्लास्टिक प्लेटू बोलते हैं प्लास्टिक जोन। इसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और इसे क्या है, एफ, एफ क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। और क्या है, ई क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। अभी जो ग्राफ दिखा था वो अल्टीमेट। इतना पॉइंट जान लेंगे तो बहुत है, बाकी आप सो में पढ़ेंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिया। और आपको बता दूं, ये जो है थीटा एंगल होता है। इसको आप में कमेंट करिएगा, इसके बीच का एंगल होता है। जाहिर सी बात है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ग्राफ, इसको आपको बताना है। इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है। ओके, ओके, इसको आपको बताना है कितना होता है, कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये सारी पॉइंट्स हो गए। यील्ड स्ट्रेस को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इसमें माइल्ड स्टील में यील्ड स्ट्रेस जो सी है, वो लोअर यील्ड स्ट्रेस है। और इसी को हम अपना करेक्टिव स्ट्रेंथ मानते हैं। जो हमारे ये जो स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा ये पॉइंट होता है यील्ड स्ट्रेस, वो भी लोअर वाला, अपर वाला नहीं। अपर वाले को नहीं लेते, ऐसा इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। और अभी इस पे बोलना चाहूंगा ना, इस ग्राफ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी छोड़ देता हूँ। अभी बोलता हूँ बस, सी सी समझिए। जो सी है, सी डैश नहीं, सी सी डैश अपर है, सी लोअर है। लोअर स्टेबल होता है, इतना समझिए। और इसी को हम लेते हैं, इसी को अपने कलर में चेंज कर लेते हैं ना, तो कलर में चेंज कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके यार, तो इसी को हम क्या है, अपना 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 यील्ड स्ट्रेस ग्रुप में लेते हैं। तो यहाँ हमारा ऐसे यहाँ डायरेक्टली सामने इंटरसेक्ट कराएंगे, और जो हमारा पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे हम अपने यील्ड स्ट्रेस को, वाई एक्सिस है हमारा स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस प्राप्त कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ तो हमें यील्ड स्ट्रेस इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, जैसे कि आपको बता दें, हाँ इजीली मिल जाता है, तो ये हमारा यील्ड स्ट्रेस हो जाता है। बाकी एच वाई एस टी वगैरह में नहीं मिलता, तो वहाँ बताएंगे। अब थोड़ा एच वाई एस टी के बारे में समझ लीजिए। एच वाई एस टी स्टील डिफॉर्म्ड बार को माइल्ड स्टील से ही बनाते हैं। जाहिर सी बात, मेन मेन क्या है, जो मेन आदमी है वो माइल्ड स्टील ही है, एमएस ही है। उसी से दुनिया भर की बार्स बनाई जा रही है, सबसे पहले एमएस ही था। माइल्ड स्टील क्या होता है आप जानते होंगे, बहुत पुराने समय में आपको जो छड़ यूज होती थी जिसमें रिप्स वगैरह नहीं बनी रहती थी, जो इसे प्लेन बार भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील को प्लेन बार भी बोलते हैं। पहले माइल्ड स्टील को एक फिक्स टेम्परेचर पे इतने से इतने डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और उसे खींचते हैं और उसे ट्विस्ट करते हैं, मरोड़ते हैं, ट्विस्टिंग मरोड़ते हैं। जब माइल्ड स्टील में स्ट्रेस यील्ड प्लेटो से अधिक हो जाता है, उस पर लोड हटा लिया जाता है, तो उसे फिर से खींचा जाता है, जिससे कि हमें जो स्टील प्राप्त होती है, क्योंकि हाई यील्ड डिफॉर्म स्ट्रेंथ बार होती है। डिफॉर्म करके खूब इसको टेम्परेचर दे करके और इसको क्या है खींच के ट्विस्ट करके डिफॉर्म करके इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाए। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लिख दिया गया है, ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दी कि एच वाई एच डी स्टील से ही आपकी क्या है हाई लिस्ट डिफॉर्म बार बनती है। कंपनी में बनता कैसे, इसको करते क्या है, इसको भाई 4 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे खूब गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसको खींचते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ताकि ये डिफॉर्म्ड हो जाए, ताकि ये डिफॉर्म्ड हो जाए। और जब डिफॉर्म हो जाती है तो उससे जो रॉड बनती है, जो रॉड्स बनती है वही हमारा क्या सर, वही हमारा एच वाई एस टी बार। तो एच वाई एस टी बार के बारे में काफ़ी जानकारी है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एच वाई एस टी बार्स जो होती हैं उनके ग्राफ के बारे में, क्योंकि हमें तो सब चीज़ों का क्या है यील्ड स्ट्रेस निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि सर इसका यील्ड स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। सर मैंने कहा कि लोअर यील्ड पॉइंट जो होगा वहां से डायरेक्टली हम वाई एक्सिस पे पॉइंट ले जाएंगे, और वो जो पॉइंट मिलेगा वही उसका यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। दिस पॉइंट इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील। बट हम कहते हैं कि एच वाई एस टी के लिए क्या होगा। एच वाई एस टी में तो उसका ग्राफ ऐसा होता ही नहीं कि इसमें लोअर अपर और ये जोन वो जोन, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, दुनिया भर की लिमिट, वो दिखता ही नहीं। तो एच वाई एस टी के लिए कहा गया, कोड की बातें हैं, एच वाई एस टी ने कहा कि रुको, हमको क्या है, हमको लोगों ने इग्नोर किया है, अंडर एस्टिमेट किया है, हमें समझा ही नहीं जा रहा, हम इतने मजबूत हैं, हमारा भी तो कुछ स्ट्रेस है, कुछ स्ट्रेंथ है। तो कहा हाँ तुम्हारा भी लिस्टेस है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कहाँ है, दिख तो रहा नहीं। तो कहा कोड ने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो इनिशियल टेंजेंट है, सबसे पहले तो इसके इस पे क्या है, आपको इनिशियल टेंजेंट डालना है। ये जो आपका जो ये ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है किसका, ये आपका जो एच वाई टी का जो ग्राफ है, जस्ट 1 मिनट, इसके इनिशियल टेंजेंट यहाँ से इनिशियल टेंजेंट डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल टेंजेंट डालना है। टेंजेंट समझते हो ना, टेंजेंट समझते हो, ये मान लीजिए कोई कर्व है, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसको टच करते हुए टेंजेंट डालना है। तो टेंजेंट होता है टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये मिटेगा कहाँ से, हाँ। तो टेंजेंट डालेंगे इसके माइल, ये जो हमारा एच वाई एस टी ग्राफ है। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेन, दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ से क्या है 0.2% की स्ट्रेन, या 0.0 या 0.002 के स्ट्रेन पर इसके पैरेलल, ये जो लाइन बनाए थे, टेंजेंट डाले थे ग्राफ पे, उसके पैरेलल में हमें क्या है लाइन ड्रा करनी है, हमें क्या है उसके पैरेलल, हमें क्या है सर लाइन ड्रा करनी है, हमें उसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। और ये जाइन, सॉरी ये जो रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करेगी जिस पॉइंट पे उस ग्राफ के, उसको हम एक वाई एक्सिस में मिला देंगे, तो वो हमारा जो प्राप्त होगा पॉइंट, वही उसके वही उसके यील्ड पॉइंट को दर्शाएगा, वही उसके यील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। बोलो बोलो एच वाई एस टी में क्लियर हुआ क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि यील्ड यील्ड स्ट्रेस कैसे प्राप्त करते हैं एच वाई एस डी में, तो कुछ नहीं कहोगे, सबसे पहले हम इनिशियल टेंजेंट डालते हैं, उसके पैरेलल 0.2% की स्ट्रेन पे या 0.2 पे स्ट्रेन पे हम एक ग्राफ खींचते हैं, मतलब एक लाइन खींचते हैं जो कि उसके पैरेलल होती है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये जो रेड वाली और नीली वाली पैरेलल है, हाँ ठीक है। तो जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है, छेदती है, जहाँ पर भी छेद करती है, वहां से वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है वो उसके यील्ड स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर, ओके क्लियर हुआ क्या।
देखो मेरा गला भी सूख रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। होली का त्योहार सब घर पे जश्न मना रहे हैं। खैर, घर तो हम भी जाएंगे। ओके। बाकी आप लोग कमेंट करिए कौन कौन होली पे यार घर गया है, मजा कर रहा है जिंदगी का। जिंदगी खूब आनंद लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते रहो। अब बात करते हैं टिमटी वार के बारे में। थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड। अब आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे होता है टीएमटी बार। इसमें लिखा तो बहुत कुछ है। टीएमटी बार्स को क्या करते हैं, बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर जोन से, बहुत हाई टेम्परेचर जोन से क्या है, इसको गुजारा जाता है। इस टीएमटी बार को माइल्ड स्टील से ही बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि सारे स्टील रॉड्स को, ऑल स्टील रॉड्स इज फाउंड बाय द माइल्ड स्टील रॉड्स, क्योंकि वो पेरेंटल रॉड्स है, मेन वही है। टीएमटी बार्स को माइल्ड स्टील से ही बनाते हैं। इस दौरान माइल्ड स्टील को थर्मल और मैकेनिकल दोनों, क्योंकि थर्मल और मैकेनिकल, टीएमटी मतलब थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, मैकेनिकल प्रोसेस एक साथ करते हैं, जिस कारण से यह बार जंग-रोधी बन जाती है और तथा रिमेनिंग प्रॉपर्टी HYST से आती है। आपको इसके पीछे की चीज़ें बताते हैं। ये बार्स होती क्या, बहुत, इस बार्स को बनाते कैसे, इस बार्स को हम सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर ज़ोन से गुजारते हैं। फिर इसको क्या है कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अब जिससे होता क्या है भाई, जिससे होता क्या है, इसका जो इनर वाला पार्ट है, जैसे आपको बता दूं, जो आपकी पृथ्वी है ना, पहले ये बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी। कई साल, कई हजार करोड़ साल बाद, मतलब लगातार बारिश हुई, तो ऊपर की संरचना तो ठंडी हो गई, बट नीचे की संरचना अभी भी देखोगे, हमारी हमारे क्या पृथ्वी की संरचना, जो कि हमारा कोर है, जो हमारा मेंटल है, किसका, हमारे पृथ्वी का, क्योंकि हमारे 3 पार्ट होते हैं हमारे, किसके, सरफेस के। एक हमारा क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, कोर होता है। कोर में अभी भी आप देखेंगे जो मैग्मा है, वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है। मैग्मा आप समझते हो। उसी प्रकार की हमारी टीएमटी बार होती है। टीएमटी बार भी बहुत हाई टेम्परेचर जोन से गुजारा जाता है, फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, ये तो जाहिर सी बात है, कोई चीज अचानक से ठंडा करोगे, अचानक से गर्म करोगे, अचानक से ठंडा कर दोगे, तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होगा, वो तो भाई क्या है, उस पे पपड़ी जम जाएगी, वो हार्ड हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। बट अंदर वाला पार्ट होता है, जल्दी हार्ड नहीं होगा। ओके। तो ये जो पोर्शन, इनर वाला पोर्शन होता है, ये क्या है, यही पोर्शन के द्वारा बॉडी को, इसी को, स्टील को डक्टिलिटी प्रदान होती है। क्योंकि ये आपको मैंने रिलेट करके बताया, जैसा हमारा अर्थ सरफेस है ना, ये पहले बहुत गर्म था, पहले पहले बहुत गर्म था, लाखों करोड़ों साल बारिश हुई, तो ऊपर का सरफेस अभी तो ठंडा हो गया है, लेकिन अभी पृथ्वी अंदर से गर्म है। तो उसी प्रकार से स्टील रॉड्स होती है। तो यहाँ इसका आउटर जो सरफेस है भाई, वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि सडन आप क्या है, ठंडा कर देते हो। जबकि हमारा अंदर का पार्ट जो है, अंदर का पार्ट अभी भी थोड़ा बहुत डक्टाइल है, थोड़ा बहुत क्या है, सेमी सॉलिड है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है टीएमटी बार है। तो टीएमटी बार के बारे में लिख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, क्योंकि सारी चीजें मैकेनिकल से रिलेटेड हो जाती हैं। तो इसमें हमें हमें इतना ही जानना है भाई, HYSD बार, माइल्ड स्टील बार, टीएमटी बार। तो मैं उतना ही बताऊंगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, जितना, जो इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है। तो तीनों बार्स के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मैं समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट होकर कर देना। वो बोतल गिर गया यार, कोई नहीं, गिरना भी जरूरी है, सब कुछ पता लगता है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है यार, मैंने क्या क्या पढ़ा है सर, आपको आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये टॉपिक्स मैंने आपके क्लियर कर दिए भाई। कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त लगा क्या, कि कॉन्सेप्ट आरसीसी निकल के कहाँ से आया? बोलो यस नो, बोलो यस या नो, बोलो यार, कमेंट डाउन करो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, और हमारा क्या है, ये मटेरियल के बारे में बता दिया, सूटेबिलिटी बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, आप कहेंगे सर माइल्ड स्टील का प्रॉपर्टी नहीं बताए। अरे प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी वही है जो उसकी क्या है, सूटेबिलिटी है। सूटेबिलिटी क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लिख देना क्या है, कि माइल्ड स्टील क्या है, टेंशन में मजबूत होती है, कंप्रेशन में मजबूत होती है। ये इसकी टेंशन कंप्रेशन दोनों स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और क्या है, और इसके बारे में थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट स्टील के जैसे होता है, बराबर होता है। ये जो हमने आगे बताया था, वही चीज लिखना है यार, वही चीज लिखना है। ज्यादा ज्यादा कुछ है नहीं। ओके। तो परेशान ना होना कि सर बताया नहीं कि माइल्ड स्टील के बारे में क्या लिखना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माइल्ड स्टील के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये डाटा याद रखिएगा, ये इसको जरूरी नहीं याद कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट उसका ज्यादा होता है, अल्टीमेट ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया ना, देखिए ये अल्टीमेट है, ये पॉइंट अल्टीमेट है भाई, जाहिर सी बात है। ये अगर इसको आप वाई एक्सिस पे ले जाओगे, इसको वाई एक्सिस पे ले जाओगे, तो ज्यादा आएगा ना, ये 250 आए।
या फिर 250 है। ये क्या 412 है ना, तो अल्टीमेट ज़्यादा ही होता है। देखो अल्टीमेट का यहाँ ज़्यादा है, तो अल्टीमेट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन हम यील्ड को ही मान के चलते हैं डिजाइनिंग में। ओके, इस बात को आपको याद रखना है, आगे डिजाइनिंग में काम आएगा। और जो लास्ट वाला जो मैं बता रहा था ना कि स्टील के रूप में कैसे यूज करते हैं, क्या है यार, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, तो यही सारी चीज़ लिख लेना। ये भी लिख लेना कि माइल्ड स्टील टेंशन में मजबूत होती है कम, इसमें इसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू भी लिख लेना। ये वाला क्या होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, तो इतना तो लिख ही सकते हो। मैं यहाँ माउस भी चल नहीं रहा है ना, तो 10 की पावर ये सब भी लिख देना। और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये भी लिख लेना। तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी क्या क्या है। प्रोपर्टी भी मैंने बता दी है, और जो अभी आगे मैंने बताया था वहाँ वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। यहाँ से आपको सारी चीज़ें हो गई होंगी क्लियर। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा सर, लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स। लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स एज पर आईएस कोड 875 लोड का कॉम्बिनेशन को बताता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जेईई पे यहाँ भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लोड फैक्ट्स, लोड कॉम्बिनेशन मतलब वो आपका लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, विंडो लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया। अर्थक्वेक और लाइव लोड को एक साथ नहीं, अर्थक्वेक और विंड लोड को एक साथ नहीं लेते हैं। लोड कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें फर्दर आगे हम पढ़ने वाले हैं। लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स एज पर आईएस कोड, ये एंड इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। इसके बाद क्या हमारा टॉपिक रहने वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी डिजाइन। तो आज के इस लेक्चर्स में देखो 50 मिनट का लेक्चर हो गया है, और थोड़ा मैं आपको जितना चीज़ें समझा पाया हूँ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जितनी चीज़ें यहाँ तक मैंने बताई भाई, कि आपको समझ में आया है क्या यार। बोलो यार ये सुनो, कमेंट जरूर करना। आगे के लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे वे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छे वे में पढ़ेंगे। और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। नोट्स में मैं कुछ चीज़ें अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, क्योंकि नोट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहने वाला है, ज़बरदस्त है। ग्रेड वगैरह कंक्रीट वगैरह ग्रेड आप कर लीजिएगा, M5 M75 M7.5 ये वाला, जैसे ये वाली ग्रेड, ये जो ग्रेड है ना, ग्रेड, इसका रेशियो उतार लीजिएगा, आपको मालूम होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही डिफाइन कर देना चाहता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर आप बताए नहीं। तो भाई जो एम होता है, एम फॉर मिक्स, एम जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिक्सर को, मतलब मिश्रण को रिप्रेजेंट करता है, जो मिश्रण होता है हमारा इसका, एम फॉर मिक्स। और ये 5 क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपने सुना होगा कि कंक्रीट के 28 दिन क्योरिंग के बाद उसकी सामर्थ्य को चेक करते हैं कंप्रेसिव सीटीएम मशीन पे। और वही जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है एटलीस्ट 95% वो स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई करने चाहिए सिंपल्स, तो वो स्ट्रेंथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। और आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की एक प्रॉपर डिफिनीशन है, और शायद मैं बता दूं किसी भी स्टूडेंट्स को उतनी प्रॉपर डिफिनीशन मालूम होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि इसके जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डिफिनीशन है। आप तो इतना जानते होंगे केवल 28 दिन में हम तराई करते हैं उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालने की, तो केवल 28 दिन नहीं है, ये भी जान लीजिए। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर्स में। बाकी इसको याद रखना है, कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि M5 से लेकर के कैसे कैसे हम बढ़ते हैं। M5 से 7.5 आएंगे, उसके बाद 10 आएंगे, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 लिख दिया हूँ, 25 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। याद कैसे करना है, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, रेशियो कैसे याद करना है, सीमेंट हमेशा एक रहेगा, फाइन साइड उसका, ये पहला वाला 5 रहेगा तो दूसरा वाला 10 रहेगा, दूसरा वाला 4 तो दूसरा वाला 8। ये एक दूसरे के दो गुना रहते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, दोनों दो गुना रहते हैं, 2 टाइम्स रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, डेढ़ 3 हो गया, 1 2 हो गया। तो याद करने का तरीका वेरी सिंपल है, इस तरीके से याद रखिएगा। M5 से 7.5 जाना है, 1 से 5 जाना है, और 5 के दोगुना 10 होता है, 1 से 4 जाना है, और यहाँ से ये देखिए 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद डेढ़ आ गया, डेढ़ के बाद 1 आ गया। M15 M25 के बीच, M25 का भी रेशियो क्या होता है, 1 1 1 1 2 होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बता दूं, एसएससी ये में एक सवाल आया था कि क्या है मिनिमम ग्रेड, क्या है कंक्रीट की, क्या है नॉमिनल, एक डिजाइन मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है। तो आपको बता दूं ये जो रेशियो दिया गया है ना बाबू, ये जो रेशियो दिया गया है केवल यहीं तक है। आपने डिप्लोमा किताबों में पढ़ा होगा M25, जिसका रेशियो पढ़ा होगा आपने एक, एक दो, सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ, 1 1 2 पढ़ा होगा। तो सोचेंगे आपकी जो नॉमिनल डिजाइन है, नॉमिनल मतलब है जनरली रेशियो में, और एक डिजाइन मिक्स होता है जिसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो नॉमिनल मिक्स में M25 समझते हो ना, तो M20 तक ही रहता है। तो जनरली इस पे अभी इतना आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये चार्ट आपको याद होने चाहिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बस। ओके, बाकी इतना मैं आपको समझा देता हूँ, एडवांस चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। जो इतना आप जानते हैं, जितना पॉलिटेक्निक लेवल पे चाहिए उतना मैं बता देता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट
बट इस दिस इज ऑल अबाउट कि आपका ये हो गया, आपके आरसीसी का फर्स्ट लेक्चर हो गया। और मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और कमेंट जरूर करना यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है। अगले वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को और क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।